हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। साइंस की लास्ट क्लास में हमने गति और गति के प्रकार पढ़े थे। आज की क्लास में गति के समीकरण और न्यूटन के गति विषयक नियम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक चीज़ें देख लेते हैं, जैसे दूरी, विस्थापन, चाल, त्वरण इत्यादि। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दूरी क्या होती है? वस्तु द्वारा किसी समय अंतराल में तय किए गए मार्ग की संपूर्ण लंबाई को दूरी कहते हैं। समय अंतराल का मतलब हो गया किसी भी समय के अंदर, जैसे मान लीजिए 1 घंटे में, 2 घंटे में, ठीक है। इस तरीके से समय अंतराल होता है। संपूर्ण मार्ग यानी कि जैसे हमारा घर से स्कूल का जो मार्ग है उसकी लंबाई है 10 किलोमीटर, ठीक है। घर से स्कूल हम 1 घंटे में पहुंच गए, समय अंतराल 1 घंटा है, तो हमने जो मार्ग तय किया उसकी लंबाई कितनी है? 10 किलोमीटर। तो 1 घंटे में हमने 10 किलोमीटर तय कर लिया, यही हमारी दूरी हो जाएगी। हुआ ये कि हम घर से स्कूल भी गए और स्कूल से वापस घर भी आ गए, तब क्या हुआ? 2 घंटे में हमने कितना मार्ग तय किया? 10 किलोमीटर स्कूल जाने का, और 10 किलोमीटर हमने घर आने का भी तय कर लिया। तो हमने कितना मार्ग तय किया? 10 और 10 20 किलोमीटर। यानी कि तब हमने 2 घंटे में 20 किलोमीटर की लंबाई तय की। तो हमारा 20 किलोमीटर क्या कहलाएगा? दूरी कहलाएगा, ठीक है। दूरी एक अदिश राशि होती है। अदिश और सदिश राशि मैंने पढ़ाई नहीं है आपको, लेकिन मैं आपको डिटेल में ये बाद में बता दूंगी। अभी ऐसे ही समझ लीजिए कि अदिश राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जिन्हें परिमाण के साथ दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। इसमें दिशा नहीं देखते कि कौन सी दिशा में हम इसका मापन कर रहे हैं, ठीक है। जबकि सदिश राशियों में क्या होता है कि वहाँ परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, वो होती हैं आपकी सदिश राशियाँ, ठीक है। दूरी चूंकि लंबाई थी, इसलिए दूरी का मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर, ठीक है। ये मात्रक आप पढ़ चुके हैं हम भौतिक मापन वाले चैप्टर में, तो याद रखिए दूरी एक अदिश राशि है। नेक्स्ट है विस्थापन किसे कहते हैं? तो विस्थापन का याद रखिए कि विस्थापन में क्या होता है, वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं, ठीक है। दूरी में ऐसा नहीं था, दूरी में क्या था कि आप जितना भी मार्ग, संपूर्ण मार्ग जो तय करेंगे वो दूरी कहलाएगी। विस्थापन में ऐसा नहीं होता। विस्थापन में प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। जैसे मान लीजिए आप अपने घर से आपका स्कूल की दूरी अभी 10 किलोमीटर मानी थी, वही मानते हैं, ठीक है। तो हम घर से स्कूल गए और स्कूल से वापस घर आ रहे थे, और हमने 5 किलोमीटर की दूरी तय कर पाई, ठीक है। कितनी? 5 किलोमीटर की दूरी तय की हमने। तो अब विस्थापन क्या होगा यहाँ पे? अगर हम यहाँ पे टोटल दूरी निकाले तो टोटल दूरी क्या होगी? 10 किलोमीटर ये और 5 किलोमीटर ये, यानी कि हमने कितनी दूरी तय करी है? 15 किलोमीटर, ठीक है। लेकिन विस्थापन की अगर बात करें तो विस्थापन यहाँ पे क्या होगा? प्रारंभिक स्थिति हमारा घर थी और अंतिम स्थिति, यहाँ पे मान लीजिए हम किसी जगह रुक गए आके, तो अंतिम स्थिति हमारी ये है। तो अब ये जो बीच का ये जो लंबाई है, यही हमारा विस्थापन कहलाएगी। तो 10 किलोमीटर तो पूरा था और उसमें से 5 किलोमीटर हम चल आए, तो विस्थापन हमारा कितना हो जाएगा? जो बचा हुआ है 10 में से 5 जाएगा, कितना? 5 किलोमीटर, ठीक है। दूसरा समझ लीजिए इसी तरीके से। भाई घर से हमारा स्कूल था ना 10 किलोमीटर की दूरी पर, हम घर से स्कूल तो गए और स्कूल से घर वापस भी आ गए, ठीक है। तो हमारी अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति हमारा घर ही तो रहा। अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति जब दोनों घर रहा तो न्यूनतम दूरी क्या निकलेगी? वही रहेगी, जीरो रहेगी, न्यूनतम दूरी जीरो हो जाएगी, ठीक है। कोई तय ही नहीं की हमने। विस्थापन के मामले में बोल रहे हैं। अगर दूरी पूछे टोटल दूरी कितनी तय करी है, तब तो आपका 10 किलोमीटर ये और स्कूल से घर आने का 10 किलोमीटर, तब तो आपका 20 किलोमीटर हो जाएगी दूरी। लेकिन विस्थापन अगर पूछे तो प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी विस्थापन होती है। इस हिसाब से आपका विस्थापन क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, ठीक है। एक ऐसे और समझ लीजिए, ये आपका क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि मान लीजिए कि एक कोई व्यक्ति है, वो पूर्व दिशा में 5 किलोमीटर चला, ठीक है। उसके बाद वो उत्तर दिशा में 4 किलोमीटर चला, तो उसने विस्थापन कितना तय किया? तो यहाँ पर आप देखिए प्रारंभिक स्थिति क्या थी? यहाँ पे। और अंतिम स्थिति क्या है? यहाँ पे। तो विस्थापन क्या? न्यूनतम दूरी है ना। तो विस्थापन के लिए मैं सीधा प्रारंभिक और अंतिम स्थिति को मिला दीजिए, ठीक है। तो ये जो आपको रेखा दिखाई दे रही है, इसकी जितनी लंबाई होगी यही क्या हो जाएगा? विस्थापन हो जाएगा, ठीक है। विस्थापन की खासियत ये है कि विस्थापन का मान धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है,
ठीक है। विस्थापन एक सदिश राशि है, इसमें दिशा की आवश्यकता होती है, ठीक है। और जो इसका मात्रक है मीटर है, क्योंकि ये लंबाई है तो इसका मात्रक भी मीटर है। और दूरी जबकि आपकी अदिश राशि थी और विस्थापन आपकी सदिश राशि है, ठीक है। नेक्स्ट जो नोट है इसका मतलब ये है कि विस्थापन इज स्मॉलर देन एंड इक्वल टू दूरी, ठीक है। स्मॉलर का मतलब ये जो साइन होता है इसमें जिधर ये क्लोज होता है, जिधर इसका मुंह बंद होता है, वो उधर जो मान होता है आपका छोटा लिखा जाता है। और जो इधर बड़ा मतलब खुला होता है उधर जो मान लिखा हुआ है उसका मतलब है कि वो मान बड़ा है। तो अभी आपने देखा कि विस्थापन का मान क्या ऋणात्मक भी हो सकता है ना, निगेटिव भी हो सकता है विस्थापन, जबकि दूरी ऐसी नहीं होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि विस्थापन का मान दूरी से कम भी हो सकता है, ठीक है। तो विस्थापन इज स्मॉलर देन इक्वल टू दूरी हो जाएगा। दूरी को जब हम पक्षांतर करेंगे विस्थापन के नीचे तो ये अपॉन में आ जाएगी, तो विस्थापन बटे दूरी आपका और इधर एक बच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये निष्कर्ष निकला कि विस्थापन और दूरी का अगर हम रेशियो निकालेंगे, विस्थापन और दूरी का अनुपात निकालेंगे तो वो सदैव एक के बराबर होगा। ये जो ऐसा साइन है टेढ़ा वाला ये बराबर को बताता है, इसका मतलब कि ये एक के बराबर होगा। और ये जो साइन है आपका इससे ये पता चलता है कि एक से कम होगा, ठीक है, क्योंकि इधर क्लोज है ना, ये इधर साइड क्लोज है, यानी कि इधर जो वैल्यू आएगी वो आपकी एक से कम आएगी या फिर एक के बराबर भी आ सकती है, ठीक है। अब आते हैं चाल पर। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं, ठीक है। एकांक समय, एकांक वर्ड आपको बहुत मिलेगा। एकांक का मतलब ये होता है कि जो भी हम राशि ले रहे हैं उसका परिमाण हम एक मानेंगे, ठीक है। जैसे समय ले रहे हैं तो समय का 1 सेकेंड मान लेंगे, दूरी ली है तो वहाँ पे 1 मीटर दूरी ले लेंगे, ठीक है। इस तरीके से एकांक का मतलब ये हुआ कि एक माना जाएगा। तो किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। चाल बराबर दूरी बटे समय, ठीक है। और अगर हम इसका मात्रक निकालने में अगर परेशानी होती है, याद नहीं हुआ या परे कुछ भी वो है, तो आप बस ऐसे करिए कि दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है, और समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड होता है, ठीक है। तो जो चाल का मात्रक है यहीं से बन जाएगा आपका मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। अब दूरी का मात्रक अगर हम किलोमीटर लेंगे तो हमें समय का मात्रक भी उसी फॉर्म में लेना पड़ेगा, घंटा। तो वहाँ पर आपका जो चाल का मात्रक है वो किलोमीटर प्रति घंटा भी बन जाएगा, ठीक है। और अगर मीटर और सेकेंड लिया तो मीटर प्रति सेकेंड बन जाएगा, ठीक है। आपका जो चाल है वो अदिश राशि है, आपको पता था ना, दूरी आपकी अदिश राशि थी। तो वैसे ही आपकी क्योंकि दूरी इसमें आई है चाल में, तो दूरी वो चाल भी आपकी अदिश राशि हो जाएगी। और जो आपका विस्थापन था वो सदिश राशि थी, ठीक है। चाल के प्रकार, चाल के 3 प्रकार हैं, एक समान चाल, असमान चाल, औसत चाल। एक और होता है ताक छड़िक चाल, वो मुझे बीटीसी लेवल के लिए इम्पोर्टेंट नहीं लगा इसलिए वो मैंने छोड़ दिया है आपका, ठीक। एक समान चाल में क्या होता है कि जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करेगी तो वहाँ आपकी एक समान चाल होगी। जैसे मान लीजिए कि कोई कार है, ठीक है, उस कार को कुछ दूरी तय करनी थी, तो उसने 10 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय करी, ठीक है। नेक्स्ट 10 किलोमीटर की दूरी भी 1 घंटे में तय करी, ठीक है। और नेक्स्ट 10 किलोमीटर की दूरी भी 1 घंटे में ही तय कर रही है वो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, दूरियाँ भी समान है और जो समय है, जो तय करने का जो समय अंतराल है 1 घंटा, वो भी समान है। तो यहाँ पर जो चाल होगी वो भी समान रहेगी। जबकि असमान चाल में क्या होता है, जब किसी वस्तु द्वारा समान समय अंतराल में अलग अलग दूरी तय की जाए, यानी कि 1-1 घंटे का मैंने टाइम दे दिया और 1 घंटे में उसने कभी 5 किलोमीटर की दूरी तय कर ली, कभी उसने 1 घंटे में 10 किलोमीटर की तय कर ली, और कभी उसने 1 घंटे में मान लो 20 किलोमीटर की दूरी तय कर ली। तो यहाँ पर क्या हुआ कि उसका जो समय था वो तो समान था, सब में 1-1 घंटा था, लेकिन दूरी उसने अलग अलग तय करी, कभी 10 किलोमीटर, कभी 20 किलोमीटर, कभी 5 किलोमीटर। तो यहाँ पर जो चाल होगी वो असमान चाल हो जाएगी, ठीक है। समान चाल में क्या होता है आपका, समान समय अंतराल में समान दूरी तय करेगा, और असमान चाल में समान समय अंतराल में अलग अलग दूरी तय करेगा, तो वो आपकी असमान चाल हो जाएगी। नेक्स्ट है औसत चाल। तो किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी और कुल दूरी तय करने में लगे हुए समय के अनुपात को हम औसत चाल कहते हैं। बात वही है, मान लीजिए कि हमें कोई दूरी तय करनी थी 50 किलोमीटर की, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 50 किलोमीटर की है टोटल दूरी, लेकिन हमने क्या किया, 10 किलोमीटर की दूरी तय कर ली हमने 1 घंटे में।
अगले 5 किलोमीटर की दूरी तय कर ली हमने 2 घंटे में, ठीक है। और अगली जो बची हुई दूरी है बाकी की वो हमने 3 घंटे में तय कर ली। तो यहाँ पे क्या हुआ, टोटल दूरी कितनी 50 ली थी ना, तो टोटल हम सारी ऐड कर लेंगे 50, और समय कितना 1 घंटा ये, 2 घंटा ये, 3 घंटा ये, सारा समय ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो कुल दूरी को ऊपर रखेंगे और कुल समय को नीचे रखेंगे और आपकी जो औसत चाल है वो निकल आएगी, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका कुछ इस तरीके से भी देते हैं, वो मैं आपका करवा दूंगी कि कोई कार है वो x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है और कुछ दूरी तय करती है, ठीक है। और उसकी जो दूसरी चाल है वो y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है, ठीक है, और उससे कुछ दूरी तय कर रही है। तो यहाँ पर औसत चाल क्या होगी, कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चन में आपको 2 चाल दे दी जाए और तब आपसे औसत चाल पूछी जाए, तो वहाँ पर ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा। वहाँ पर फॉर्मूला काम करता है आपका, जब आपको 2 चालें दी जाएंगी तो वहाँ पर होता है औसत चाल बराबर 2xy अपॉन x प्लस वाई, ठीक है। वहाँ पर आपका औसत चाल का फॉर्मूला होता है 2xy अपॉन x प्लस चाई, जब आपको 2 चाल दी जाएंगी, ठीक है। यहाँ पर x और y दोनों चालें हैं आपकी, दूरी और समय नहीं है। और जब आपको मतलब दूरी और समय दिया जाए टुकड़ों में, तो वहाँ पर आपको टोटल दूरी ऊपर रखनी होगी और टोटल समय आपको नीचे रखना होगा, तो वहाँ पर आपकी चाल निकल आएगी। नेक्स्ट है वेग। तो कोई वस्तु एकांक समय में जितनी विस्थापित होती है उसे वेग कहते हैं। अच्छा, चाल बनता था आपका दूरी बटे समय से और आपका जो वेग बनेगा वो विस्थापन बटे समय से, ठीक है। तो इसे समझने में परेशानी नहीं होनी चाहिए, सेम ही है, लेकिन वहाँ पर दूरी आपकी ली जाती है परिमाण में, जो भौतिक राशि है दूरी ली जाती है चाल में, और वेग में आपकी विस्थापन ली जाती है, ठीक है। तो वेग का फॉर्मूला हो जाएगा विस्थापन बटे समय। इसका मात्रक भी वैसे ही निकाल लीजिए, विस्थापन का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है, और समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड होता है। तो वेग का मात्रक आपका मीटर प्रति सेकेंड निकल आएगा, और इसमें विस्थापन है इसलिए ये आपकी सदिश राशि हो जाएगी, ठीक है। तो आपकी कौन कौन सदिश राशियाँ हो गई, एक आपकी विस्थापन सदिश राशि मिली अभी तक, और एक आपकी वेग सदिश राशि मिली, और उधर आपकी अदिश राशियाँ कौन सी थी, चाल थी और दूरी थी, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं त्वरण पे। त्वरण एक्सीलरेशन, किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। मान लीजिए कि कोई वस्तु स्टार्टिंग में यू वेग, आपको ये प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग बहुत सुनने को मिलेगा, तो ये याद रखिए कि प्रारंभिक वेग को हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं और अंतिम वेग को वी से, ठीक है। अगर आपको वी का साइन मिल रहा है तो वहाँ पर अंतिम वेग है, और यू का मिल रहा है तो वहाँ पर प्रारंभिक वेग है, ठीक है। तो मान लीजिए हमने किसी वस्तु को यू वेग दे दिया, ठीक है, और अंत में जाके जैसे कोई गेंद है, हमने उसे फेंका तो धीरे धीरे लुढ़कते लुढ़कते जाके अंत में बिल्कुल उसका वेग कम भी होता है कि नहीं, तो वो आपका वी वेग हो जाएगा, ठीक है। और प्रारंभ में अगर हम उसका 0 माने तो तेज भागेगी शुरुआत, तो वो आपका वी ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। वो बात अभी समझने की नहीं है, बस इतना समझिए कि मान लीजिए किसी वस्तु का पहला वेग यू था और बाद में उसका वेग बदल के वी हो गया, ठीक है। तो जो वेग परिवर्तन हुआ यानी कि इनका जो डिफरेंस होगा, अंतर होगा, यानी कि u माइनस वी या v माइनस यू, ये समझ लिए, तो वो आपका वेग परिवर्तन कहलाएगा, ठीक है। दर का मतलब ये होता है कि हम वो समय के अनुपात में उसको लेते हैं, ठीक है, यानी कि वेग परिवर्तन बटे समय, तो वो आपका त्वरण हो जाएगा। तो फॉर्मूला यहाँ से बन जाएगा त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटे समय। जब भी दर की बात करेगा ना तो वहाँ पर आपको समय का भाग देना पड़ेगा उसमें, ठीक है। यदि समय के साथ वेग में वृद्धि होगी, हाँ, वेग अगर बढ़ेगा तो वो आपका धनात्मक त्वरण बन जाएगा, और अगर वेग आपका घट रहा होगा समय के साथ, वेग में परिवर्तन कम हो रहा होगा, तो वो आपका क्या हो जाएगा, ऋणात्मक त्वरण हो जाएगा, ठीक है। मात्रक निकालना है आपको इसका, तो वेग परिवर्तन यानी कि वेग का मात्रक यहाँ पे रखना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, वेग का मात्रक अभी पढ़ा है मीटर प्रति सेकेंड होता है, और जो समय है इसका मात्रक तो सेकेंड है ही, तो यहाँ से मात्रक क्या बन जाएगा, ये सेकेंड इस सेकेंड से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा मात्रक, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से त्वरण का मात्रक क्या निकल आया, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। और ये जो त्वरण है आपकी सदिश राशि है, 3 सदिश राशियाँ हो गई आपकी, वेग, विस्थापन और त्वरण, ठीक है। अदिश राशियाँ कौन कौन सी मिली, चाल और दूरी। चलिए अब आते हैं गति के समीकरण पर। गति के कुल 3 समीकरण हैं,
ठीक है। अच्छा, त्वरण को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, अभी आपको ए और मिलेगा कहीं कहीं पे, तो आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, गति के समीकरण 3 दिए गए थे, तो इनसे क्वेश्चन आपका बस यही पूछा जाता है कि आपको समीकरण लिख के दे दिया जाएगा कि प्रथम समीकरण कौन सा है, तो आपको ऑप्शन में चूज करना होगा कि कौन सा प्रथम है, कौन सा द्वितीय, कौन सा तृतीय। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आता है इससे। तो गति के 3 समीकरण है टोटल। पहला समीकरण है v बराबर यू टी प्लस ए टी। ठीक है, यहाँ पर u आपका प्रारंभिक वेग है, ठीक है, और v आपका t समय बाद वेग है, ठीक है, यानी कि अंतिम वेग भी बोलते हैं इसको, और a आपका त्वरण हो जाएगा और t आपका समय है। ठीक है, अगर लिखने को आता है तो आप ये चीज़ें ज़रूर लिखिएगा, और अगर ऑप्शन में आता है, वैसे ऑप्शन में ही आते हैं ऐसे क्वेश्चन, तो वहाँ पर आपको टिक करना होगा। इसको याद रखिएगा कि प्रथम समीकरण आपका क्या है, v बराबर u प्लस ए टी। द्वितीय समीकरण होता है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ पर जो s है आपका वो है विस्थापन, s होता है विस्थापन, u तो आपका पता ही है प्रारंभिक वेग, t समय, a त्वरण, और जो t आपका समय है ही। ठीक है, तो द्वितीय समीकरण क्या हो जाएगा, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तृतीय समीकरण होता है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। तो सेम आपका वही है, v है आपका t समय पश्चात वेग यानी कि अंतिम वेग, u है आपका प्रारंभिक वेग, a है आपका त्वरण, और s है विस्थापन। ठीक है, तो पहला समीकरण क्या था, v बराबर u प्लस ए टी। ठीक है, द्वितीय क्या था, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तृतीय क्या था, v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। इन समीकरणों को याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है न्यूटन के गति विषयक नियम। तो न्यूटन के 3 नियम हैं गति विषयक। प्रथम नियम है आपका जड़त्व का नियम, जिसे लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। द्वितीय नियम है आपका संवेग का नियम, ठीक है, और तृतीय नियम है आपका क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ठीक है, इन नियम के नाम है। अगर आपको जड़त्व का नियम पूछा जाए तो कौन सा नियम है, पहला नियम है। संवेग का नियम पूछा जाए तो कौन सा है, द्वितीय नियम है। और अगर क्रिया प्रतिक्रिया का नियम पूछा जाए तो आपका कौन सा नियम है, तृतीय नियम है। ठीक है, फर्स्ट नियम पढ़ने से पहले हम जड़त्व को देख लेते हैं कि जड़त्व क्या होता है। तो जड़त्व का मतलब है किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह अपनी विराम अवस्था या एक समान गति अवस्था में परिवर्तन, यहाँ पे आपको परिवर्तन ऐड करना होगा, अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है, उसको जड़त्व कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि कार चल रही है, ठीक है, तो वो हमेशा चलना चाहेगी, रुकना नहीं चाहेगी। ठीक है, जब हम उसको रोकेंगे ना तो वो उस चीज़ का विरोध करेगी, यही जड़त्व कहलाता है। ठीक है, अगर मान लो कोई वस्तु रुकी हुई है, जैसे किसी मेज पर एक पुस्तक रुकी हुई रखी है, ठीक है, रखी हुई है, ठीक है, तो वो रुकी हुई रहना चाहेगी, वहाँ पे रखी हुई रहना चाहेगी, लेकिन क्या है, हम उस पर बल लगा के उसको हटाएंगे ना तो वो उस चीज़ का विरोध करेगी, यही आपका जड़त्व कहलाता है। इसको और अच्छे से समझते हैं। इसके प्रकार भी होते हैं, विराम का जड़त्व, गति का जड़त्व, दिशा का जड़त्व, ऐसा होता है। तो विराम के जड़त्व में क्या होता है, वस्तु का वह गुण जिस कारण वह अपनी विराम अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है। जैसे आपने देखा होगा, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है जब हम बस में बैठे होते हैं, ठीक है, बस एकदम तो चलती नहीं है, बैठे रहते हैं हम उसमें, और अचानक से वो चलती है, तो होता क्या, हम उसमें स्थिर होते हैं, हम स्थिर ही रहना चाहते हैं, लेकिन जब अचानक से वो चलती है तो उसका क्या, उसका हम विरोध करते हैं ना, और हमें एकदम से धक्का लगता है, तो हम क्या है, पीछे की तरफ झुकते हैं। ठीक है, तो वही आपका है विराम का जड़त्व, यानी कि हम अपनी विराम अवस्था का विरोध कर रहे हैं। गति के जड़त्व में क्या है कि वो गति अवस्था में है और उसको हम रोकने का प्रयास करेंगे तो वो उस रोकने परिवर्तन का विरोध करेगी, तो वो आपका गति का जड़त्व। गति अवस्था में परिवर्तन का विरोध करेगी तो गति का जड़त्व, और विराम अवस्था में परिवर्तन का विरोध करेगी तो वो आपका विराम का जड़त्व कहलाता है। जड़त्व का मतलब समझ गए कि कोई वस्तु जिस अवस्था में है वो उसी अवस्था में रहना चाहेगी, ठीक है, और उस अवस्था में अगर हम परिवर्तन करेंगे तो वो उसका विरोध करती है, और उसका विरोध करने का जो गुण है वही गुण उसका जड़त्व कहलाता है। अब हम फर्स्ट नियम देखते हैं। यदि कोई वस्तु विराम अवस्था या गतिशील अवस्था में है तो वह उसी अवस्था में रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल लगाकर उसकी अवस्था में परिवर्तन ना किया जाए। जो जड़त्व पढ़ा था ना वही इस नियम में है, क्योंकि पहला नियम जड़त्व का ही है। तो पहले बल को समझ ले। बल का मतलब आप सीधा सीधा यही समझिए कि बल एक धक्का है या खिंचाव है जिससे किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन होता है। मान लीजिए कोई वस्तु विराम है तो हम उसे धक्का देंगे, उसकी अवस्था परिवर्तित कर दी, यानी कि हमने उस पर बल लगा दिया। कोई चीज़ चल रही है तो उसको हम रोकेंगे ना तो बल तो लगाएंगे ना, उस पर एक धक्का या खिंचाव करेंगे, उसको खींचेंगे, तो वो आपका बल कहलाएगा। ठीक है,
प्रथम नियम ये कहता है कि कोई वस्तु विरामावस्था में तो तब तक विरामावस्था में रहेगी जब तक उसे हम बल लगाकर उसकी अवस्था को नहीं बदल देते, या कोई गति अवस्था में है तो तब तक गतिशील अवस्था में रहेगी जब तक हम उस पर बल लगाकर उसकी गतिशील अवस्था को विरामावस्था में नहीं बदल देते। ठीक है, यही आपका प्रथम नियम कहता है, और इसे गैलीलियो का नियम या जड़त्व का नियम भी कहते हैं। चित्र से समझते हैं। एग्जाम्पल देखिए, फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है इसका, बस या कार में विराम अवस्था में अचानक चल देने पर, या बस में अगर विराम अवस्था में बैठे हुए हैं हम लोग और अचानक से वो चल देगी तो क्या है, विराम अवस्था में थे ना, बल लगा उस पर तो अवस्था में परिवर्तन होगा और हम एकदम से पीछे को लुढ़कना महसूस करते हैं, जैसे हम पीछे को कोई हमें धक्का दे रहा है, पीछे को लुढ़क रहे हैं हम। ठीक है, ऐसे ही होता क्या, अगर हम गतिशील अवस्था में बस बहुत तेज चल रही है और अचानक से ब्रेक लगा देता है ड्राइवर, तो क्या होता है, आगे को झुक जाते हैं ना, तो वो भी इसी नियम में आ जाता है आपका, किसमें, न्यूटन का पहले नियम में। ठीक है, कांच की खिड़की का पत्थर से चटक जाना जबकि गोली से आर पार निकल जाना, तो आपका यही होता है। जैसे मान लीजिए ये कांच की खिड़की है और इस पर हमने पत्थर फेंका तो पूरी खिड़की विराम अवस्था में है, पूरा कांच विराम अवस्था में है। हुआ क्या, जब हमने पत्थर फेंका तो जो कुछ कांच था, ठीक है, वो तो गतिशील अवस्था में आया, और बाकी का जो कांच था वो अचानक से उसके परिवर्तन हुआ ना, एकदम से उसकी अवस्था परिवर्तित हुई, इसीलिए वो चटक जाता है। ठीक है, और जबकि गोली हम उस पर गोली तेजी से, गोली का वेग तेज होता है ना, एकदम तेजी से आती है, तो वो क्या है, वो उतने ही कांच में गतिशील अवस्था पैदा कर देती है, बाकी सारा स्थिर रहता है, इसलिए बाकी का कांच तो चटकता नहीं है, वो छेद करके गोली निकल जाती है। जबकि चटकने वाली स्थिति, ये पत्थर को फेंकेंगे तो उससे क्या है, कुछ हिस्सा तो गति अवस्था में आएगा, बाकी सारा विराम में ही रहता है, उसका एकदम से परिवर्तन होता है, तो वहाँ पे वो आपका चटक जाता है। ठीक है, कंबल को पकड़ने से कर डंडे से पीटने पर आपके जो धूल के कण है वो अलग होते हैं, तो उसका भी ऐसा ही है कि मान लीजिए एक कंबल आपने खड़ा कर लिया तो उसमें क्या है, कंबल स्थिर अवस्था में, विराम अवस्था में, अभी उस पर चिपके हुए धूल के कण भी विराम अवस्था में है, लेकिन जब हमने डंडा मारा तो कंबल तो गति अवस्था में आ गया, लेकिन जो धूल के कण हैं वो विराम अवस्था में ही रहे, तो इससे क्या है कि वो कंबल से अलग हो जाते हैं और वो गिर जाते हैं नीचे। ठीक है, और ऐसे ही आपका देखा होगा आपने ये वाला एग्जाम्पल, ये देखिए, बोतल पर रखे गत्ते को हटा देने पर गत्ते पर जो सिक्का रखा है वो आपका गिलास में गिर जाता है, तो इसमें क्या है, एकदम हमने गत्ते पे बल लगाया ना हाथ से, तो उससे क्या हुआ कि गत्ता तो गति अवस्था में आ गया लेकिन सिक्का जो था वो स्थिर अवस्था में ही रहा, तो बस उससे क्या हुआ, सिक्का नीचे गिर जाता है उसी जगह। ठीक है, सिक्का गतिमान नहीं हुआ गत्ते के साथ, अगर होता तो वो गत्ते के साथ गिरता जाके बाहर। ठीक है, तो यही होता है इसमें कि जब क्या कहते हैं, कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में ही रहती है, और गति अवस्था में है तो गति अवस्था में ही रहती है, जब तक कि उस पर कोई बल लगाकर उसकी अवस्था को परिवर्तित ना किया जाए। ठीक है, नेक्स्ट है गति का द्वितीय नियम। तो किसी पिंड के संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए बल के समानुपाती होती है। अब संवेग क्या होता है, तो संवेग को ऐसे समझिए, संवेग को p से प्रदर्शित करते हैं और इसका होता है p बराबर m इंटू वी, यानी कि द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को हम संवेग कहते हैं। ठीक है, तो इसका इसीलिए इसे संवेग का नियम भी कहते हैं। डिटेल में समझते हैं इसको। नियम कह रहा था आपका कि संवेग परिवर्तन की दर जो है वो बल के समानुपाती होती है। तो संवेग तो आपका p बराबर एम भी होता है, परिवर्तन कब होगा इसमें, जब v में मास तो सबका समान ही रहेगा। ठीक है, कोई वस्तु अगर हमने बॉल ले ली तो उसका मास समान ही रहेगा, बस उसका वेग बदलेगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हम कुछ ऐसे भी मान सकते हैं कि मान लीजिए एक संवेग हो गया p1 आपका हो गया एम वी, और p2 आपका हो गया एम यू। ठीक है, कुछ भी मान लीजिए। ठीक है, तो आपका एक संवेग ये हो गया, एक संवेग ये हो गया, इसका परिवर्तन यानी कि इसमें माइनस होगा, तो p1 माइनस p2। ठीक है, तो वहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, एम यू माइनस एम बी। ठीक है, वही ये चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, और दर की बात करी थी मैंने, क्या कहा था, समय का भाग देंगे वहाँ पर। ठीक है, तो टी का भाग दे दिया यहाँ पे। ठीक है, अब अगर हम यहाँ से एम कॉमन ले लें तो मेरा अंदर क्या बचेगा, यू माइनस वी। यू माइनस वी यानी कि वेग परिवर्तन, और वेग परिवर्तन की दर आपने अभी पढ़ी थी किस में, त्वरण में। तो वेग परिवर्तन यानी कि यू माइनस वी अपॉन टी जो है ये आपका क्या है, ए के बराबर होता है, तो वहीं से हमने ए लिख दिया त्वरण। और हम प्रपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो एफ यहाँ से जो इक्वल का साइन आ जाता है, जब भी प्रपोर्शनल का साइन हटाते हैं, और एक आपका कांस्टेंट के आ जाता है, यहाँ पर के का मान आपका एक है तो वो एक रख दिया जाएगा, और यहाँ से बल का जो सूत्र निकलेगा एफ बराबर एम ए।
ठीक है, तो यहाँ से ये निष्कर्ष निकलता है कि जो बल है आपका वो द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, और जो पहला जो वो कहा गया था वो स्टेटमेंट ये था कि किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर बल के समानुपाती या अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है, यही लिखा हुआ है यहाँ पर, किसी वस्तु पर लगाया गया बल उसके द्रव्यमान और उसमें उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। एग्जाम्पल इसके देख लेते हैं। क्रिकेट में कैच लेते समय खिलाड़ी द्वारा हाथों को पीछे खींचना, और दूसरा क्या है, पक्के फर्श पर कूदने से चोट लगती है जबकि रेत पर कूदने से नहीं लगती है। तो फर्श वाला समझिए, जब हम फर्श पर कूदते हैं ना एकदम से, तो वेग परिवर्तन होता है, हमारा ज़ीरो हो जाता है वहाँ पे वेग, और एकदम से कूदने से क्या हमारे चोट लग जाती है। और अगर हम रेत पे कूदेंगे तो आपने देखा होगा, रेत पे जब कूदते हैं तो हम कुछ अंदर धंस जाते हैं ना, पैर हमारे मिट्टी में, या रेत में जब कूदेंगे तो वहाँ पर वेग परिवर्तन आपका धीरे धीरे होता है, तो वहाँ पर आपका उस पर रेत में कूदने से चोट नहीं। एग्जाम्पल देखते हैं कि जब खिलाड़ी कैच लेता है ना, तो वो अपने हाथ पीछे क्यों कर लेता है। ठीक है, जो बॉल है वो बहुत तेज वेग से आ रही है, अगर खिलाड़ी ने बल लगाकर बॉल को यहीं पे रोक दिया तो उसके हाथ में चोट लगती है। क्यों? क्योंकि बॉल तेज गति से आ रही है, बॉल को रोकने में उसने बहुत कम समय दिया, तो यहाँ पे वेग परिवर्तन क्या हो जाएगा, उसका अधिक हो जाएगा। देखिए अभी पढ़ा था ना आपने, F बराबर एम ए, और जो ए है, ए क्या है, वेग परिवर्तन की दर है ना, यानी कि वेग परिवर्तन बटे समय होता है आपका। तो अगर हमने समय कम दिया तो वेग परिवर्तन हमारा बढ़ जाएगा। ठीक है, और वेग परिवर्तन बढ़ जाएगा तब उसके हाथ में चोट लगेगी। अब बाई चांस अगर वो जो पीछे लेता है ना बॉल को, तो इसमें क्या है कि बॉल को रुकने में उसने समय अधिक दे दिया, तो समय अधिक देने से क्या होगा, वेग परिवर्तन कम हो जाएगा, तो वहाँ पे उसके हाथ में चोट नहीं लगती है। ठीक है, यही रीज़न होता है कि जो खिलाड़ी होते हैं वो जो गेंद है उसको कैच करते समय उसी दिशा में अपने हाथ पीछे लेते हैं। ठीक है, जिस दिशा में बॉल आ रही होती है, ये नहीं कि विपरीत दिशा में लेंगे, ऐसा नहीं, जिस दिशा में गेंद आ रही होती है उसी दिशा में अपने हाथ को पीछे की तरफ लेते हैं। नेक्स्ट है गति का तृतीय नियम। ठीक है, इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। इसमें वही होता है कि जितना हम किसी वस्तु पे बल लगाएंगे, बदले में वो वस्तु भी हम पे उतना ही बल लगाती है। ठीक है, जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर उतना ही बल विपरीत दिशा में लगाती है। मान लीजिए कोई भी बॉक्स ये रखा हुआ है, मैंने इस बॉक्स को बल लगाया, ठीक है, इस दिशा में, तो ये वस्तु मुझ पर बल लगाएगी इस दिशा में, विपरीत दिशा में, लेकिन बराबर कई बल होगा। ठीक है, बल का जो परिमाण होगा वो बराबर ही होगा। ठीक है, तो प्रत्येक क्रिया के बराबर या विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, यही न्यूटन का तृतीय नियम है, जिसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। इसके एग्जाम्पल है, तैरते समय तैराक द्वारा पानी को पीछे धकेलना। ठीक है, तो जब तैराक अपने पैरों से पानी को पीछे धकेलता है, पीछे धक्का मारता है, तो जो पानी पे जितना वो बल लगाता है, पानी भी उस पर उतना ही बल लगाती है, तभी वो आगे बढ़ पाता है। ठीक है, सेम ऐसे ही है, बंदूक से गोली चलने पर बंदूक का पीछे हटना। तो बंदूक से जब गोली निकलती है ना तेज गति से, तो उसकी प्रतिक्रिया में बंदूक पे बल लगता है और बंदूक पीछे की तरफ हटती है। ठीक है, फर्श पर टकराने के बाद गेंद का उछलना, फर्श हमने गेंद को नीचे फेंका, बल लगा और विपरीत दिशा में ही बल ऊपर लगाया उसने, पृथ्वी ने, तो फिर वो ऊपर उछल जाएगी। ठीक है, बार बार उछलती रहती, धीरे धीरे उसका कम हो जाता है, वो बात अलग है, लेकिन धीरे धीरे वो उछलती रहती। ऐसे ही क्या है, फर्श पर जब हम चलते हैं ना, तो अपने पैरों से हम फर्श को पीछे धक्का मारते हैं, तभी हम आगे बढ़ पाते हैं, कि फिर हमें वो उतने ही बल से वो पृथ्वी हमें धक्का मारती है आगे चलने को। ठीक है, रॉकेट वाला आपका बहुत पूछा जाता है कि जब रॉकेट से जो गैसें निकलती हैं, उसमें जो क्या कौन सा बल लगता है, तो इसमें क्या है, जो गैसें आपकी निकल रही हैं ना, नीचे की तरफ क्रिया हो रही है, और इसके विपरीत आपका ये बल लगाएंगी ऊपर की तरफ, तो ये प्रतिक्रिया आपकी हो जाएगी और रॉकेट ऊपर की तरफ उठ जाएगा या निकल जाएगा ऊपर अंतरिक्ष के लिए। ठीक है, तो ये आपका क्रिया प्रतिक्रिया का एग्जाम्पल है, रॉकेट का उड़ना वाला भी आपका। आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्लास में हम बल क्या होता है, बल के कितने प्रकार होते हैं, संतुलित असंतुलित, ये सब पढ़ेंगे, और आपका संवेग संरक्षण का नियम भी उसी क्लास में देखेंगे, जो आपका बहुत इम्पॉर्टेंट है।
Thanks for watching and please subscribe my channel. Bye bye. Take care.